अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख में साथ ना दे, तो कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर हो। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज। सबसे पहले क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की क्लास प्लस स्टैटिक जीके की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज की क्लास की। तो पिछली क्लास की तरह अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, और अगर पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके पीडीएफ डाउनलोड कराएं। हम ऑलरेडी जो है पीडीएफ जो है वन वीक में सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दिया करते हैं। तो इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, ज़रूर जाके जुड़ें। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा ही खाएँ कि कहावत में कहा गया है, थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छी चीज़ें खाएं। तो इसीलिए हम बात करते हैं कम समय ही पढ़ें, यानी कम समय में 10 से 20 मिनट की हम बात करें तो कम समय में आप 100 क्वेश्चन सेलेक्टेड पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आप एक बार क्लास पूरा देख कर ज़रूर बताएं और कमेंट कर भी बताएं आज की क्लास कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आने वाला है। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बात करते हैं आज की क्लास की हम दोस्तों। तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। ये रहा मेरा चैनल का लोगो। तो इस तरह रहता है चैनल में। सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, भूल गए भूल जाने दो, सब भूल गए भूल जाने दो, सब याद करेंगे बस सिलेक्शन हो जाने दो। सही बात है, अगर आपके पास कोई पदवी नहीं है या कोई पद नहीं है, अच्छी खासी जॉब नहीं है, तो आपको भूल ही जाते हैं। और उस गिनती में आपको नहीं रखते हैं जो उस गिनती में होना चाहिए। तो बस एक बार आप कड़ी मेहनत कर लो तो सिलेक्शन हो जाने दो। जो नहीं भी पहचानते हैं तो वो आपको पहचानने लगेंगे, आपको बड़े ओहदे से पहचानने लगेंगे, और बड़े ओहदे आपको समाज में इज्जत मिलेंगे और सम्मान मिलेंगे। तो चलिए हम बात करें दोस्तों आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि बाप और बेटे में कंपैरिजन करें तो बाप बेटे में कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो बात करें जैसे कि 62 साल में छोड़ी केवल 5 सैटेलाइट। देख सकते हैं बेटे का क्या क्या हाल है। 62 साल में केवल 5 सैटेलाइट छोड़े हैं। इसरो से पहले स्थापित होकर भी क्यों पीछे छूटी है सुपार्को, यानी कि इसरो से पहले स्थापित हुआ था सुपार्को। पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, सुपार्को। ये आपको याद रखना है। भारत के इसरो से 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 में। इससे पहले स्थापना हुआ था, लेकिन अभी तक में जो है बात करते हैं 62 साल हो गए हैं, लेकिन 5 ही केवल सैटेलाइट भेजे हैं। तो क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ इसके पास जो है अभी खाने की लाले पड़ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लाले भुखमरी की कगार पर है, बेरोजगारी है, काफ़ी सारी समस्याएं पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये 5 से सैटेलाइट तो बहुत हो गया इनके लिए। तो पहले खाने के लिए तो आटे चावल तो होना चाहिए, तभी तो सैटेलाइट का ये छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए हम बात करते हैं भारत की। अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को देश में मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा, प्रत्येक 23 अगस्त को हर साल मनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करें नमामि गंगे का स्वच्छ गंगा परियोजना की, आपको याद रखने हैं। स्वच्छ गंगा परियोजना की बात करते हैं, पहले 5 मुख्य मतलब पहले चरण में जो है मुख्य 5 बेसिन राज्यों के, गंगा बेसिन राज्यों को 25 शहरों को शामिल किया गया। 5 मुख्य शहरों को, गंगा बेसिन शहरों के 25 शहरों को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखने हैं। अब आपको यहाँ से भी याद रखने हैं 5 शहर है जो गंगा नदी भी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उन्हीं 5 राज्यों के 25 शहर हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है। अब बात करते हैं बिहार की। अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल हम बात करें तो गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने, 12 जिलों से। अब बिहार के में बात करें तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है तो पटना स्थित है। सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे है पटना। वही बात करते हैं पूरा इंडिया में हम बात करें, पूरे भारत में गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात करें तो कानपुर हो जाता है, ये आपको याद रखना है, कानपुर हो जाता है। उन सारे राज्यों की अगर हम बात करें तो ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है, ये आपको याद रखने हैं।
ध्यान में रखना है। ये गंगा नदी, ये यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी निकलती है और जाके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि कौन कौन सी नदी जो है पश्चिम की दिशा में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वो जरूर पिछले वाला वीडियो देखें, सारे मेंशन किया हुआ है, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग का बढ़ता हुआ ट्रैफिक स्तर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का अब जो है क्रेज बढ़ गया है, इससे जो है कार्गो संचालन होने लगा। इससे सैलानियों में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है और इसके थ्रू व्यापार होने लगा। 23 में कुल 16% जो है वृद्धि हुआ है। किसके थ्रू? राष्ट्रीय जलमार्ग के थ्रू जो है 16% वृद्धि हुआ है कार्गो संचालन में। ये आपको ध्यान रखने में। तो नमामि गंगे के आपको ध्यान में रह गए हैं। पहले चरण में मुख्य 5 राज्यों के जो 25 शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, या स्वच्छ गंगा परियोजना के तहत जैसे स्वच्छ किया जाएगा गंगा नदी के किनारे। अब बात करते हैं, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जो है ये आपको बता ही चुके हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं G20 की। G20 की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है इस साल के लिए, यानी कि 2023 के लिए हम बात करें तो G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करें G20 की, बात करें ग्रुप ऑफ 20 की अनोखी कार्यशैली, यानी कि G20 की हम बात करें अनोखी कार्यशैली है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1999 में किया गया था। G20 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है का महत्वपूर्ण मंच है। ये आपको याद रखना, आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। यह जो है 1999 में एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए G20 का गठन किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। बात करें समिति का उद्घाटन दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुआ था। कब? 1999 में बर्लिन में हुआ था। G20 की अध्यक्षता की बात करें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक कौन करेगा? भारत करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत करेंगे इसकी अध्यक्षता। ये ध्यान रखने, 23 में भारत कर रहा है, पूरा साल 23 के लिए भारत अध्यक्षता है। SCO के भारत अध्यक्षता कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि दुनिया, यानी कि G20 का सदस्य देशों के पास बात करें तो G20 देशों के पास दुनिया की GDP का 85% हिस्सा है। कितना? 85% हिस्सा जो है G20 सदस्य देशों के पास है। बात करें दुनिया के 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो है शामिल है, यानी कि दुनिया में 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो है G20 के सदस्यों के द्वारा होता है। इन देशों की दुनिया की 2/3 जनसंख्या रहती है, यानी कि इन देशों में हम बात करें G20 देशों में दुनिया के कुल 2/3 जो है जनसंख्या G20 सदस्य देशों के पास है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं G20 की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं G20 का ये लोगो है, ये पे ध्यान रखना है। वसुधैव कुटुम्बकम इसका जो है वसुधैव कुटुम्बकम G20 का जो है मुख्य वाक्य है, मेन लाइन है, ये आपको याद रखना है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये G20 का लोगो है 2023 के लिए, आपको याद रखना है। थीम है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं G20 की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं G20 के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है। तो जैसे G20 में जो 19 देश और 1 यूरोपीय यूनियन शामिल है, यानी कि 20 यहाँ पे चर्चा की जाती है। काउंटिंग तो 20 होता है, लेकिन इसमें रियल में बात करें तो 19 देश ही शामिल है, जिसमें कि 1 यूरोपीय यूनियन शामिल है। दोनों मिला के 20 हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब G20 सदस्य देश की बात करें तो मैप से हम समझते हैं। तो यहाँ पे कनाडा, अमेरिका देख सकते हैं, मैक्सिको है, इटली है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, सऊदी अरब है, तुर्की है, और रूस है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान। इन सारे देशों के पास ये सारे देश टोटल G20 के देश है। सारे मैप में दिया गया, आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। इसको और जूम कर देते हैं, देख सकते हैं आप, अच्छी तरह देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात कर लेते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा यानी कि समाज सेवक है, जो बात करते हैं यह जो है इसका जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1910 में 26 अगस्त 1910 में वर्तमान में सोब्जे उत्तरी मैसेडोनिया में इसका जन्म हुआ था। वर्तमान में उत्तरी मैसेडोनिया पड़ता है। अब बात करते हैं 1997 में पश्चिम बंगाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। 5 सितंबर 1997 में पश्चिम बंगाल में इसकी मृत्यु हो गई थी इसकी। अब बात करते हैं व्यवसाय की बात करें तो रोमन के कैथोलिक वन है, और इसके आश्रम की बात करते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। निर्मल हृदय,
निर्मल शिशु भवन और मिशनरी ऑफ चैरिटी जो है इसी ने स्थापना किया था। ये आपको याद रखना है। आश्रम की स्थापना कौन कौन से आश्रम की स्थापना किया गया था? मदर टेरेसा के द्वारा निर्मल हृदय, निर्मल शिशु भवन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किया गया था। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला है, भारत रत्न 1980 में जो है भारत रत्न मिला था। इससे पहले 1979 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये आपको याद रखने हैं। ये सारे सम्मान हैं, सारे के सारे हम बात करते हैं। इसका नागरिकता राष्ट्रीयता की बात करें तो ये सारे राष्ट्रीयता इसको प्राप्त है, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, IBSA विश्व खेल में जीता गोल्ड मेडल। यानी कि हम बात करें तो ये दृष्टिबाधित यानी कि बात करें तो यह जो है जीता है, भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, IBSA में विश्व खेल में जीता गोल्ड मेडल। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, या देख सकते हैं यह है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किस प्रकार है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा हुमायूं की मौत के बाद जो है इसका निर्माण जो हुमायूं की मौत के बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण भारतीय और पारसी शिल्पकारों ने संयुक्त रूप से बनाया था। भारतीय और पारसी शिल्पकारों ने ये हुमायूं का मकबरा। और बात करते हैं हुमायूं की बात करते हैं। ये जो है हुमायूं कौन था? हुमायूं जो अकबर का पिता था। कौन? अकबर का पिता था। और ये बात करते हैं ये जो हमीदा बानो बेगम है, ये ध्यान रखना है, हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माँ था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर का बाबा कौन था? बाबर जो था अकबर का बाबा था, ये आपको याद रखना। इसी ने मुगल वंश की साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सवाल, यानी कि देख सकते हैं कितना मेहनत किया हुआ है इस सवाल में। तो ये क्वेश्चन जो भी मिस करेंगे, यानी कि ये क्लास जो भी मिस करेंगे तो ये समझ लीजिए कि उसको जो है एक अच्छी क्लास से मिस मतलब उसको एक अच्छी क्लास उससे मिस हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो बात करते हैं इसका सारे जगह हम जो भी खेल है सारे को हम एक जगह करने का प्रयास किए। तो देख सकते हैं मेहनत बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है इसमें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ। तो हम बात करते हैं इसी तरह मेहनत करने के लिए और तैयार है आगे। बात कर लेते हैं फर्स्ट राष्ट्रीय खेल की बात करें, पहला राष्ट्रीय खेल की बात करें 1924 में लाहौर में हुआ था। उस समय जो लाहौर के पंजाब प्रांत में हुआ था, अविभाजित पंजाब प्रांत में, उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अब बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में हुआ है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। तो इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर सावज है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ पे होगा? 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, ये 2022 का था, 36 में, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 2023 में, तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये MP में आयोजित किया गया। कहाँ पे? MP में। पहला कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, 2023 में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। पहला दिल्ली में और 5वां MP में हुआ है। इसका शुभांकर की बात करते हैं, मेस्कोट जो इसका शुभंकर है। पदक तालिका में बात करते हैं शीर्ष पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर हम बात करें तो 2023 में UP में हुआ है। पहला कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। शीर्ष पर कौन सा है? तो शीर्ष में पंजाब यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पर खेलो इंडिया, यानी तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, तो पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। शुभंकर क्या है? जीतू, जिसे बारहसिंगा कहते हैं, तो बारहसिंगा है, ये आपको याद रखना है। पहला भुवनेश्वर में और अब तीसरा की बात करते हैं UP में। अब बात करते हैं तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर में, और पहला की हम बात करें तो पहला जम्मू कश्मीर में, पहला भी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में हुआ है, और तीसरा की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हुआ है। और जीता किसने है? जीता भी जो है जम्मू कश्मीर ने ही जीता है। शुभंकर क्या है? हिंट हुआ इसका, शुभंकर है, जम्मू कश्मीर में हुआ है पहला दूसरा तीसरा तीनों, लेकिन जीता भी है जम्मू कश्मीर ने, शुभंकर भी है इसका हिंट हुआ, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल की हम बात करें तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ पे हुआ है? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करें बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। तो पहला कहाँ पे हुआ है? पहला जो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में,
पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1930 में इसका शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं पदक तालिका में, बात करते हैं पहले स्थान पर 22वें राष्ट्रमंडल खेल के पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की बात करते हैं ये चौथे स्थान पर, ये आपको याद रखने हैं। तो शुभंकर क्या है इसका, शुभंकर पेरी द बुल जो है 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर है। और स्थान की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता है, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल 61 पदक जीते थे 2022 में भारत ने, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 23वां कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि एग्जाम में ज़्यादातर गोल्ड वाला पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। या तो टोटल कितने पदक जीते थे, या तो कौन सा स्थान रहा है, कहाँ पे आयोजन किया गया, शुभंकर क्या था। ये सारे के सारे हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हमने एक जगह एब्जॉर्ब करने का प्रयास किए हैं। तो कोई त्रुटि अगर मिल जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अपने पाकर जो है अपनी तरफ से जो गलती होने का तो चांस नहीं रखे हैं, तो अगर हो जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं 23वां कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करें 2026 में कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में 23वां यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं 32वां ओलंपिक खेल की बात करते हैं। 32वां ओलंपिक खेल के बाद 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में हुआ है। कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ है। बात करते हैं भारत का जो है, भारत ने 1-2 का 4 यानी कि 1-2 का 4 अभी ऐसे याद रखना है। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और टोटल कितना, 7 पदक जीते थे, ये आपको याद रखने हैं। इसका पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो चीन पहले स्थान पर था ये 32वां ओलंपिक खेल में। शुभंकर क्या था, मीराई तोबा। इस 32वें ओलंपिक खेल का शुभंकर था मीराई तोबा। और बात करते हैं कि सिंगर मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने जो ये थीम सॉन्ग गीत गाया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल। अब बात करते हैं 33वां ओलंपिक खेल की बात करें 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और 34 नंबर के जो है ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजिल्स में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 22वां फीफा 2022 की 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो कतर दोहा में आयोजित किया गया, दोहा कतर में। और पहला फीफा कहाँ पे हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था पहला फीफा वर्ल्ड कप, उरुग्वे 1930 में। अब बात करते हैं पहले स्थान पर जो है अर्जेंटीना रहा था फीफा 2022 में जो है, फीफा 2022 खेल में पहले स्थान पर अर्जेंटीना और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था, फ्रांस दूसरे स्थान पर। यानी कि इस खेल में जो है फ्रांस को हराकर जो है अर्जेंटीना ने जीता था खिताब और फ्रांस उपविजेता रहा था। जिसमें हम बात करते हैं गोल्डन बूट का अवार्ड की बात करें तो गोल्डन बूट का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला है। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार की बात करते हैं लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का मिला है, बूट का किलियन एम्बाप्पे को मिला है। भारत का स्थान इसमें 99 नंबर है। फीफा वर्ल्ड कप की रैंकिंग में भारत का स्थान 99 है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो 44वें 44 क्रम के विश्व शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया था, भारत के चेन्नई में। तो जीता किसने था, उज्बेकिस्तान ने जीता था। भारत का स्थान की बात करें तीसरा स्थान भारत था, 2023 में आयोजन किया गया था। भारत का स्थान यानी कि ये जो है 2022 में आयोजित हुआ था और इसमें बात करें भारत का स्थान तीसरा था। विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारत का स्थान तीसरा, जिसमें पहला स्थान उज्बेकिस्तान का इसी ने जीता था, ये आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं 2026 में जो है विश्व यानी कि 45वां शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो विश्व शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हम बात करें तो पहली बार ऐसा होगा कि 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में, ये आपको याद रखने हैं। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। बिल्कुल सही है, जितना आप भूल करते हैं उतना ही आप ज्ञानी बनते जाते हैं, उतना आपको सीख मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए हम बिहार घूम लेते हैं, फिर जो है बिहार के बाद जो है चलेंगे करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार की। हम बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार के बारे में, ये आपको याद रखने हैं। तो बिहार की हम बात करें तो नागी नकटी डैम की बात करें तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो पक्षी अभ्यारण्य
नागिनट्टी जमुई जिला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पटना म्यूजियम की बात करें तो ये पटना में ही स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं गयाजी डैम की बात करते हैं, गयाजी डैम ब्रिज की बात करें तो बात करें इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम ऑन द फाल्गु रिवर, यानी कि बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रबर पुल की बात करें तो गयाजी डैम है, जो कि फाल्गु नदी पर बनाया गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसका लंबाई कितना है तो 411 मीटर जो है ये लंबा है, और 95.5 मीटर जो है ये चौड़ा है, यानी कि बी मतलब चौड़ाई, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपको पता है, ये गोलघर की निर्माण की बात 1796 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है, पटना में गोलघर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगम कुआं की, तो आगम कुआं की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह पटना के सबसे पुराने तात्विक पुरास्थलों में से एक है और मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ये याद सकते हैं आगम कुआं है, मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण अवशेष है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मकुंड की, तो ब्रह्मकुंड की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, राजगीर में स्थित है, ये है ब्रह्मकुंड, ये आपको याद रखना है, राजगीर में स्थित है। अब बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो शीशे की ब्रिज की बात करें तो ये राजगीर बिहार में स्थित है, सस्पेंशन यानी शीशे का ब्रिज, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं धुआं कुंड की बात करें तो धुआं कुंड कहाँ पे स्थित है, धुआं कुंड की बात करते हैं रोहतास बिहार में स्थित है, यह देख सकते हैं बहुत ही अच्छी झरना है, धुआं कुंड नाम है इसका, और ये रोहतास में स्थित है। बात करें जल मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये पावापुरी नालंदा बिहार में स्थित है, ये जल मंदिर है, पावापुरी नालंदा बिहार में स्थित है, देख सकते हैं ये जल मंदिर है। अब बात करते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चंस का कितना मेहनत किया गया है क्वेश्चंस के पीछे। तो हम बात करते हैं 13वां महारत कंपनी की बात करते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड बनाया। 12वां कौन सा था, 12वां REC था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी था 12वीं क्रम का। तो हम बात करते हैं 13 महारत्न कंपनी है और 13 नवरत्न कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नवरत्न कंपनी यहाँ पे दर्शाया गया है, अब देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को में शामिल भारतीय शहर, तो यूनेस्को में शामिल है भारतीय शहर की बात करें तो 2 शहर शामिल है, अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था, जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। अब बात करें 14वां यूनेस्को अमूर्त धरोहर की बात कर रहे हैं, 14वें क्रम का जो है, यानी कि भारत में कुल 14 अमूर्त धरोहर है, जो कि 14वां कौन सा है, दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल में फेमस है, ये आपको याद रखने हैं। बिहार का कौन सा है तो छठ पर्व है। बात करें 12वां ब्लू फ्लैग बीच की बात करें तो 12वें क्रम का, भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग बीच, यानी कि बीच को समुद्री बीच जो होते हैं उसको जो है 12 समुद्री बीच को या ब्लू फ्लैग प्राप्त होता है, उसमें से 12वें क्रम का कौन सा है, कादम बीच है, जो कि 12वें क्रम का बीच है, ये आपको याद रखने हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या की बात करते हैं 40 है, जिसमें कि हम बात करते हैं एक जो है मिक्स यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो उसमें का कंचनजंगा है, मिक्स है, और 32 जो है ये कल्चरल है, 32 कल्चरल है, और 7 जो है प्राकृतिक है। ये आपको याद कितना हो गया, 32 7 39 1 40, टोटल 40 हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें भारत में सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो कितना है, 75 रामसर साइट है। अब बात करें 75 क्रम के रामसर साइट की बात करें तो कौन सा है, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है 75वें क्रम का जो है ये वेटलैंड है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, कहाँ पे, ईरान में जो रामसर नामक जो स्थान स्थित है वहीं से यह जो है रामसर सम्मेलन हुआ था, और प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं, आपको याद रखने हैं तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य की बात करें तमिलनाडु में कुल 14 रामसर साइट है। अब बात करें सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश की बात करें तो ब्रिटेन में 175 रामसर साइट है। वहीं बात करते हैं सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यूपी में स्थित है। वहीं बात करते हैं सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पास 58 GI टैग है वर्तमान में, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान है, 551 वन जीव अभ्यारण्य है, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र 131 है, और 18 बायो रिजर्व है, ये 18 बायो रिजर्व है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 88
यानी कि 54 टाइगर रिजर्व है। तो 54 टाइगर रिजर्व जो कि 18 राज्यों में पाए जाते हैं। कुल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं 54 है, लेकिन 18 राज्यों में पाया जाता है। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या की बात करते हैं, एमपी में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या है, यानी कि टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब वही बात करते हैं 18 बायो रिजर्व है और 88 संरक्षण रिजर्व है, 127 सामुदायिक रिजर्व है। ये आपको याद रखना है। 54 कौन सा है? 54 टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस करंट की। तो निक्षय मित्र योजना के तहत 765 टीबी रोगियों को सहायता देने का वादा किया है किसने? भारतीय वायुसेना ने। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई 23 अगस्त को। इसका चर्चा हो गया क्योंकि चंद्रयान-3 की लैंडिंग का स्थल का नाम जो है शिव शक्ति बिंदु रखा है और तिरंगा पॉइंट रखा है। तो इसी की खुशी में 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाने की घोषणा की गई। आपको याद रखने हैं 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जो है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये याद रखना है। इसी खुशी में प्रत्येक साल को अब जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट लॉन्च की है। कौन सा? www.incometaxindia.gov.in लॉन्च किया है। आपको याद रखना है। पाँचवा द्विवार्षिक ओशिनडेक्स समुद्री अभ्यास 2023 22 से 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है नौसेना अभ्यास है ओशिनडेक्स, ये याद रखने हैं। अब बात करें इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है किसने? इंदौर ने राज्य का पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने। सूरत है और आगरा दूसरे नंबर पर शहर बन गया, ये याद रखने हैं। बात करते हैं चंद्रमा यानी कि चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सूर्य के अध्ययन आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा किसने? इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करेंगे। कब? 2 सितंबर 2023 को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में फर्स्ट स्थान मिला है किसको? इंदौर को जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ कैटेगरी में पहला स्थान मिला है इंदौर शहर को। भारत सरकार ने किस नाम में इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू किया है? किस नाम से? तो बात करें मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से शुरू किया है। तो दोस्तों आज का सवाल है, आज के सवाल को आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और उससे पहले आपको वीडियो आज का कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और कोई सुझाव देना तो सुझाव देना ना भूलें। तो पीडीएफ जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ जो है हम अपने वादे के अनुसार संडे को आने वाले संडे को इसका पीडीएफ टोटल 1 सप्ताह का जो है 1 वीक का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जरूर उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्लास जो है जम कर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अब बात करें इसका जवाब आपको देना है सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।